हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन जुलाई मंथ के एंड में शुरू हो जाएंगे। अब पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जामिनेशन होंगे और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा आपको पेपर 2 में बने रहने के लिए। ओके, तो पेपर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर मस्ट है आपको क्वालिफाई करना। तो पेपर 1 के लिए हम प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एचपीपीएससी द्वारा ही अपने प्रीवियस बीते सालों में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिस वर्क ऑफ द यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू। भारत के संविधान की वो धारा कौन सी है, वो आर्टिकल कौन सा है जो यूनियन के लिए संविधान के शुरू होने से 15 वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में करने के लिए कहती है, और उसकी पहचान कीजिए। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 343(2). आर्टिकल 342 कहता है कि भारतीय संविधान का जब शुरुआत हुई भारतीय संविधान की, तो उसके 15 सालों तक जो भी ऑफिशियल वर्क है यूनियन का वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाएगा। ओके, तो ये आर्टिकल 343(2) में कहा गया था। आर्टिकल 343(1) जो है, आर्टिकल 343(1) इसमें कहा गया है कि संघ की जो भाषा होगी, यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी बोले जाने वाली, वो हिंदी होगी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इसकी स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। ओके, ये आर्टिकल 343(1) में कहा गया है। और जो न्यूमरल्स होंगे वो इंटरनेशनल रहेंगे, वो देवनागरी में नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 है, वो इंटरनेशनल फॉर्म ही फॉलो की जाएगी, ना कि देवनागरी की। ओके, न्यूमरल्स इंटरनेशनल फॉर्म के रहेंगे, वो देवनागरी में नहीं किए जाएंगे। स्क्रिप्ट देवनागरी की फॉलो की जाएगी यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये किस भाग में है आर्टिकल के पूछ लेता है। ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये पार्ट 17 में है। 10 15 16 17 पार्ट 17 में है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर्स व्हेन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। यहाँ पे ऑफिशियल बात की जा रही है कि ऑफिशियली कब इसे रिकॉग्नाइज किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ऑफिशियली 1871 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1871। एस्टेब्लिश्ड 1871 में हुआ, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा फाउंड किया गया, कौन इसके संस्थापक थे, किसके द्वारा ये फाउंड किया गया, फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी ध्यान रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम, CUNNINGHAM। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में। ओके, बाद में इसे ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया 1871 में। ओके, ये ध्यान रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम फाउंडर माने जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1861 में ही इन्होंने इसको फाउंड कर लिया था। ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे। बाद में से कंट्री वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिली 1871 में। इन ध्यान रखें इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इंडियाज परसेंटेज ऑफ कोल इज इन उड़ीसा। उड़ीसा में इंडिया का कितना प्रतिशत कोयला है। तो अप्रॉक्स 24% कोल जो है इंडिया का टोटल में से उड़ीसा में है, अकेले में 24%। उड़ीसा के अलावा झारखंड है, झारखंड में कोयले की खदानें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में है कोल की माइंस। ओके, झारखंड में अप्रॉक्स 23% कोल है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 21 से 23 के बीच में अप्रॉक्स 21% कोल छत्तीसगढ़ में है, 23% अप्रॉक्स झारखंड में है। मध्य प्रदेश में, एमपी में भी कुछ कोल है, एमपी में अप्रॉक्स 8% के करीब है। वेस्ट बंगाल में भी 8% के करीब यहाँ कोल माइनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फोक आर्ट ऑफ चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड। भारत के किस निम्नलिखित राज्य में चेरियल स्क्रॉल चित्रकला की जाती है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग है, काफ़ी वाइब्रेंट नैरेटिव फोक आर्ट पेंटिंग है ये तेलंगाना की। तेलंगाना, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना एस्टेब्लिश हुआ 2 जून 2014 को। 2014 को तेलंगाना राज्य बना। ये भारत का 29th स्टेट बना, 29वां राज्य बना भारत का। आंध्र प्रदेश से टूटकर ये
राज्य बना था। यहाँ की पेंटिंग है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग। काफ़ी कलरफुल पेंटिंग रहती है, काफ़ी सुंदर देखने में लगती है, ट्रेडिशनल आर्ट है ये, फोक आर्ट। इसके अलावा उत्तराखंड सन 2000 में राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होके। ओके, उत्तराखंड। एग्जामिनेशन में एचपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे पूछा गया है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई, उत्तराखंड की फॉर्मेशन कब हुई, तेलंगाना की फॉर्मेशन कब हुई। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे भी रिवाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिवर ओवर विच टिहरी डैम इज बिल्ट। उस नदी की पहचान कीजिए जिस पर टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध कहाँ पे है? टिहरी बांध जो हमने पहले डिस्कस किया, उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। किस नदी पे बना है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी उत्तराखंड में नहीं है, ना ही घाघरा है। टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे बना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भागीरथी रिवर। ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड की। ये काफ़ी हाइट पे है बांध। ये इंडियाज टॉलेस्ट डैम है, ये भी आप ध्यान रख लें, एज इंडियाज टॉलेस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम है भारत का ये। कितनी हाइट है इसकी? 260.5 मीटर, 260.5 मीटर ऊंचा है ये डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2400 मेगावाट की। कितनी कैपेसिटी है टिहरी डैम की? 2400 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है। देखिए, यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दी गई है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के अनेक नाम है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर में रिवर चाइना में, इंडिया में और बांग्लादेश में बहती है। इसके हर कंट्री में अलग अलग नेम है। जैसे बांग्लादेश में अगर इसका नाम देखें, बांग्लादेश में से कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। और भारत के आसाम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र और लुहित। लुहित भी कहा जाता है आसाम में से। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिहांग। दिहांग को जब कहा जाता है इसे अरुणाचल प्रदेश में, जमुना बांग्लादेश में, आसाम में लुहित या ब्रह्मपुत्र। चाइना में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को यालांग जाम्बो, यालांग ज़ेंगबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 1969 में हुई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर जो जैसे मैं याद रखी है कि महात्मा गांधी का बर्थ जो ईयर है वो है 1869। जब महात्मा गांधी को जन्मे हुए 100 साल हो गए थे तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ऐसे याद रखें। इसरो की स्थापना हुई 1969 में। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त 15 को इसरो की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? बंगलुरु। इसरो की जो पहली फर्स्ट सैटेलाइट थी, इसका जो पहला उपग्रह था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आर्यभट्टा। आर्यभट्टा फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसे इसरो ने 1975 में लॉन्च किया था। ये भारत का पहला उपग्रह था जिसे लॉन्च किया था भारत ने 1975 में। 1975 में नाम था आर्यभट्टा। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट जो चेयरमैन थे, वो थे विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में ब्रासिल डे की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्टेल्स डे इन फ्रांस। बेस्टिल डे फ्रांस में एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 14 को, 14 जुलाई को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 14 जुलाई। इसे फ्रांस नेशनल डे से के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, फ्रांस नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है इसे। फ्रांस नेशनल डे 14 जुलाई। इसे बेस्टाइल डे भी कहा जाता है। इस दिन नेशनल हॉलीडे रहती है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में वॉल स्ट्रीट के अचानक गिर जाने से विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ? द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज डेवलप्ड इनटू अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हेल्ड ऑन। ये कब हुआ था? जिसमें अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जो वॉल स्ट्रीट थे, इसके अचानक गिर जाने से विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी पूरे विश्व भर में। तो अक्टूबर 1929 में ये घटना हुई थी, घटित हुई थी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के जनक के रूप में पहचान कीजिए। सिंगापुर के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ सिंगापुर ली कॉन यू, ये फादर ऑफ सिंगापुर माने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ली कॉन यू ये
1959 से 1990 तक ये सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, फर्स्ट पीएम ऑफ सिंगापुर, ली कुआन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज यूज इट्स करेंसी। यूरोपियन यूनियन के कितने सदस्य देश हैं जो उनकी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, यूरो। और जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूज करते हैं उन कंट्रीज को कहा जाता है यूरोजोन। ओके, यूरोजोन। तो यूरोजोन अगर पूछा जाए कि किसको यूरोजोन कहा जाता है, जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूज करती हैं, यूरो यूज करती हैं, उन्हें यूरोजोन कहा जाता है। वर्तमान में टोटल 21 देश ऐसे हैं जो यूरोजोन यानी यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो का इस्तेमाल करते हैं। 21 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स टोटल 27 है, 27 देश हैं इसमें यूरोपियन यूनियन में। इसमें से 21 जो है यूरो यूज़ करते हैं और बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसीज यूज़ करती हैं। पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह ये अपनी करेंसी यूज़ करती हैं जो उनके देश की करेंसी है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल में है, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी जीके से है। एचपी जीके के कुछ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेंटर ऑफ पेंटिंग एंटाइटल्ड कांगड़ा दुल्हन और कांगड़ा की दुल्हन फ्रॉम द फॉलोइंग। कांगड़ा दुल्हन और कांगड़ा की दुल्हन शीर्षक की चित्रकला के चित्रकार की पहचान निम्नलिखित में से किसने बनाई है? कांगड़ा की दुल्हन पेंटिंग जो है या कांगड़ा दुल्हन पेंटिंग शोभा सिंह द्वारा कांगड़ा दुल्हन पेंटिंग बनाई गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये पेंटिंग सरदार शोभा सिंह है, सरदार शोभा सिंह की है। कब बनाई थी इन्होंने कांगड़ा दुल्हन? कांगड़ा दुल्हन पेंटिंग ये आइकॉनिक पेंटिंग है, 1955 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। ये बेसिकली ऑयल पेंटिंग रहती है, ऑयल कलर्स का यूज करके। शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आपने पढ़ा होगा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी ये कहाँ पे है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा में। ये कांगड़ा में कहाँ पे? अंद्रेटा में। ओके, अंद्रेटा में है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, जहाँ पे इनके सरदार शोभा सिंह के काफ़ी ज़्यादा आर्ट्स जो है वहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं अंद्रेटा गांव में। ऑप्शन में जो निकोलस रॉरिक दिया गया है, निकोलस रॉरिक ये भी एक पेंटर थे, मशहूर पेंटर रहे। ये कहाँ से थे? ये रशिया से थे। इनकी आर्ट गैलरी है कहाँ पे है? नग्गर में है, कुल्लू और मनाली के बीच में नग्गर में इनकी आर्ट गैलरी है, निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी। इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग कंटेनमेंट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन सी सैन्य छावनी की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले सुबाथू कंटेनमेंट एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुबाथू सैन्य छावनी। ये गोरखाओं की सैन्य छावनी थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1814-15 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुबाथू में विलियम बेंटिक कब आए? तो विलियम बेंटिक सुबाथू में 1829 में आए थे। 1829 में विलियम बेंटिक सुबाथू विजिट किया था उन्होंने। हिमाचल प्रदेश में टोटल 7 कंटेनमेंट जोन है, सैन्य छावनियाँ 7 हैं, जिसमें से एक सुबाथू हो गया। एक योल कहाँ है? योल कांगड़ा में है, योल कांगड़ा में है। इसकी स्थापना 1849 में हुई थी, 1849 में। लेकिन इसे छावनी का दर्जा, कंटेनमेंट का दर्जा इसे मिला 1942 में। 1942 में इसे योल को कंटेनमेंट घोषित किया है, सैन्य छावनी से बनाया गया। जो ऑप्शन में डगशाई दिया गया है, डगशाई ये भी सोलन में है, डगशाई भी सोलन में है, सुबाथू भी सोलन में है। डगशाई कंटेनमेंट, डगशाई छावनी 1847 में बनी, 1847 में। कसौली देखिए, सुबाथू फर्स्ट थी कंटेनमेंट जोन और सेकंड था कसौली। दूसरे नंबर पे कसौली बनाया गया था सैन्य छावनी। ये ब्रिटिशरों द्वारा 1842 में स्थापित किया गया था, 1842 में। 4 यहाँ पे दी है। अब 3 और कौन कौन सी बस्ती है? टोटल 7 है। तो इसके अलावा एक तो चंबा में आपको बताया बकलो है, बकलो में है सैन्य छावनी। बकलो ये 1866 में सैन्य छावनी बनी। इसके अलावा डलहौजी है, डलहौजी में सैन्य छावनी 1867 में बनी, 1867 में। और लास्ट बस्ती है जतोग सैन्य छावनी। ये कहाँ पे है? जतोग सैन्य छावनी ये शिमला में है। ये थर्ड सैन्य छावनी थी, 1843 में ये बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंबा मूवमेंट
जो कि हुआ था 1895 में। इसे भटियात विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चंबा मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा। चंबा जो मूवमेंट हुआ, चंबा आंदोलन, ये किस राजा के राज्यकाल में हुआ, किस राजा के शासनकाल में हुआ? 1895 में। उस समय चंबा के राजा थे शाम सिंह। शाम सिंह 1873 में ही राजा बन गए थे और 1904 तक ये राजा रहे। उसके बाद 1904 में इनकी मृत्यु जब हुई तो इनकी मृत्यु के पश्चात भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। भूरी सिंह, ओके, 1904 में भूरी सिंह चंबा के राजा बने। तो जब 1895 में चंबा आंदोलन हुआ था तो शाम सिंह राजा थे और भूरी सिंह के ही शासनकाल में चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम भी बना। हमने वीडियो डाली है उसकी। भूरी सिंह संग्रहालय जो है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? चंबा में है। ये 1908 में बना था। और कौन इसका नेतृत्व कर रहा था भूरी सिंह म्यूजियम का? डॉक्टर फोगल। चंबा का अंतिम राजा कौन था? चंबा का अंतिम राजा था राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अंतिम राजा चंबा का। ये जो श्री सिंह दिया गया है, श्री सिंह की खास बात है कि जब ये 5 साल का था तब ये राजा बन गया था। इसको गद्दी पे बिठा दिया गया था, यानी कि राजा बना दिया गया है। शासन कोई और देख रहा है, कामकाज कोई और देख रहा है। वजीर और भी लोग होते थे जो शासन देखते थे, लेकिन गद्दी पे श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में बैठ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 वीमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 7 महिलाओं के निर्वाचन होने वाले चुनाव की पहचान कीजिए। ऐसे विधानसभा चुनाव जिसमें 7 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो 1998 का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन थे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें 7 महिलाएं निर्वाचित हुई थी एक साथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1998 के इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुही फेयर इज हेल्ड इन चंबा इन विच फॉलोइंग मंथ। सुही फेयर चंबा में मनाया जाता है, सभी को पता है, लेकिन किस मंथ में मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ही पूछा गया। सूही मेला लगता है अप्रैल मंथ में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अप्रैल मंथ में सूही मेला लगता है। इसमें महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं। सूही मेला क्यों शुरू किया गया था? जब साहिल वर्मन की पत्नी नैना देवी ने राज्य में जो पानी की कमी थी उसको पूर्ति के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिए थे। इसी कारण से राजा साहिल वर्मन ने इस मेले की शुरुआत की। राजा साहिल वर्मन ने इस मेले की शुरुआत की अपनी पत्नी की याद में। ओके, अप्रैल मंथ में ये मनाया जाता है हर वर्ष। चंबा में और एक मिंजर मेला भी मनाया जाता है। मिंजर मेला कब लगता है? मिंजर मेला लगता है अगस्त महीने में। ओके, अगस्त में मिंजर मेला लगता है। इसकी शुरुआत भी साहिल वर्मन ने ही की थी। सूही अप्रैल में और मिंजर अगस्त में मनाया जाता है। मिंजर का मतलब होता है मक्की का सिट्टा। और ये कहाँ लगता है? चंबा का जो एक मैदान है, चौगान मैदान, बस स्टैंड के पास, उसमें ये मेला लगता है। क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा तो इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही क्वेश्चन है, तो चंबा की यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में चंबा जिले की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे कम है। साक्षरता दर जो है सबसे कम है। कितनी है? 72.17% है। ये सबसे कम है साक्षरता दर। चंबा जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। चंबा रियासत की स्थापना की किसने की थी? चंबा स्टेट की स्थापना राजा मारू ने की थी। ओके, और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। इनमें डिफरेंस ध्यान रखें। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 920 एडी में। 920 एडी में चंबा शहर की स्थापना की थी। और चंबा स्टेट जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? 550 एडी में। 550 एडी में चंबा स्टेट की स्थापना हो गई थी। इसके अलावा चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? चंबा जिला बना था 15 अप्रैल, जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई उसी टाइम 15 अप्रैल 1948 को चंबा जिला बन गया था। भारत के जिला के रूप में हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा, हिमाचल प्रदेश के जिला के रूप में चंबा जिला बन गया था। जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे, इनमें से एक चंबा था। ओके, चंबा, दूसरा मंडी, थर्ड सिरमौर और फोर्थ महासू। ये 4 जिले बनकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। हिंदी और इंग्लिश पोर्शन भी हम इंक्लूड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे।
इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है HPPSC से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।